सर मेरे एंड पे नहीं हुआ अभी तक। हो गया हो गया हो गया। वो समटाइम थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके। ये आपका यूनिट है इम्प्लीमेंटिंग लोकल स्टोरेज। ये हम आज करेंगे। इसमें हम डिफरेंट चीज़ें करेंगे कि स्टोरेज की ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, स्टोरेज पूल्स क्या होते हैं, और फाइल सिस्टम्स जो हैं उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं। देन रेड लेवल्स डिस्कस होंगे। ये जनाब तीन इसमें लेसन्स हैं जो हमने करने हैं। एक तो ओवरव्यू लेंगे स्टोरेज का, उसके बाद मैनेजिंग डिस्क्स एंड वॉल्यूम्स, और उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग स्टोरेज स्पेसेस। ओवरव्यू ऑफ स्टोरेज देख लें। डिस्क टाइप्स एंड परफॉर्मेंसेस। हमारे पास डिफरेंट जो डिस्क्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और कंपनी जो है वो बेस्ट क्या इन्वेस्टमेंट कर सकती है स्टोरेज लेते हुए, डिस्क्स लेते हुए। उसके बाद व्हाट इज डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, जो आपकी ट्रेडिशनल स्टोरेज होती है जिसमें आपकी हार्ड डिस्क कंप्यूटर के साथ लोकली अटैच होती हैं। इस पे बात होगी। नेटवर्क अटैच स्टोरेज देखेंगे। नेटवर्क अटैच स्टोरेज होती है जिसमें आपकी स्टोरेज कंप्यूटर पे लोकली अवेलेबल नहीं होती, लेकिन बल्कि ओवर द नेटवर्क होती है। ठीक है। सैन क्या है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। उसके बाद रेड लेवल्स, उन पे बात होगी। सबसे पहले डिस्क टाइप्स एंड परफॉर्मेंस देख रहे हैं। ये आपको बता रहा है कि हिस्टोरिकली क्या क्या होता था। पहले हमारे पास EID डिवाइसेस होती थी, फिर साटा ज़्यादा स्पीडी थी, उसने इसे रिप्लेस किया। इसकजी पहले सिर्फ सर्वर साइड पे होती थी। इसमें स्पीड आपको और ज़्यादा अच्छी मिलती है। जो नीचे लिखा है 150 IOPS, ये इनपुट आउटपुट है। ठीक है। इनपुट आउटपुट पर सेकंड क्या आपको मिलेगा। तो सैस जो है वो उससे भी ज़्यादा स्पीड अप होती है। और जो सॉलिड स्टेट डिस्क है SSD, ये सबसे ज़्यादा फास्ट है। बेसिकली आप जितनी इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको स्पीड मिलती है। और जो आपके सर्वर्स होते हैं, ब्रांडेड सर्वर्स, उन पे इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि जो जो छोटे छोटे वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स से परफॉर्मेंस जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। तो हार्ड डिस्क ऐसी यूज़ की जाती हैं जिनका ट्रांसफ़र रेट अच्छा हो, RPM अच्छा हो। RPM होता है रोटेशन पर मिनट, वो ज़्यादा हो। ठीक है। यही इसने यहाँ बताया कि एज परफॉर्मेंस इंक्रीजेस सो डज कॉस्ट। ठीक है। तो अगर आपने ज़्यादा अच्छी हार्ड डिस्क ली है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही करनी पड़ेगी। नॉर्मली इंडस्ट्री में ये होता है कि जब मशीन परचेज की जाती है तो वेंडर को बता दिया जाता है कि ये इसका इंटेंडेड यूज़ है। उसके मुताबिक वेंडर आपको कोट कर देता है कि ये इसके लिए सूटेबल यूनिट है जो आप ले सकते हैं। तो जो ब्रांडेड सर्वर्स होते हैं उनमें हार्डवेयर लेवल रेट्स बने हुए होते हैं। बेसिकली स्टोरेज के जो मैटर्स हैं वो थोड़ा सा हार्डवेयर से रिलेटेड हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूर स्टडी करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो स्टोरेज से रिलेटेड इश्यूज हैं वो वेंडर डिपेंडेंट होते हैं। लाइक अगर आप ऐसे ऐसा सिस्टम परचेज करते हैं जिसमें रेट प्री कॉन्फ़िगर्ड है या रेट एडॉप्टर लगा हुआ है, तो उसमें इंस्टॉलेशन से पहले आपको रेट को इनिशियलाइज करना पड़ता है। उसके लिए वेंडर आपको खुद अपना प्रोग्राम देता है। उस प्रोग्राम के थ्रू आप पहले रेट एडॉप्टर कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद उस पर इंस्टॉलेशन होती है। अगर आप रेट कॉन्फ़िगर किए बगैर इंस्टॉलेशन करें तो सम टाइम स्टोरेज को वो डिटेक्ट ही नहीं करता। ठीक है। तो और इसमें फिक्स रूल्स नहीं है, हो सकता है डेल किसी और तरह बिहेव करे, IBM में कोई और तरीके कार हो। ठीक है। वेंडर टू वेंडर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट उसके इनिशियलाइजेशन रूटीन्स हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के हटके है चीज़, बल्कि स्टोरेज एक सेपरेट फील्ड है। और अब आई थिंक अब तो सिस्को ने जो सैन था उसको शायद इंक्लूड कर दिया डाटा सेंटर में, लेकिन देयर वाज अ टाइम जब CCIE भी होता था स्टोरेज नेटवर्किंग पे। तो स्टोरेज नेटवर्किंग जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें ये स्टोरेज से रिलेटेड चीज़ें भी डिस्कस की जाती हैं। लेकिन बीइंग ए सिस्टम इंजीनियर आपको इसका इतना अच्छा आइडिया होना चाहिए कि आप जब हार्डवेयर बेस्ड कोई यानी रेड यूज़ कर रहे हैं या आप कोई सर्वर बेस्ड मशीन ले रहे हैं जिसको आपने फाइल सर्वर बनाना है या डेटाबेस सर्वर बनाना है, तो आपको पता हो कि कौन कौन से स्टैंडर्ड इसमें ज़्यादा मुझे सूट करेंगे। इसकजी काफ़ी कॉमन है।
जो यूज़ किया जाता है। इसमें आपको स्पीड भी अच्छी मिल जाती है और रिलेटिवली कॉस्ट भी इसकी यानी मॉडरेट सी होती है। ओके जी, व्हाट इज डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज? जो आपकी ट्रेडिशनल स्टोरेज होती है, जिस तरह मेरे सिस्टम में है या आप जो सिस्टम यूज कर रहे हैं उस पे जो स्टोरेज है, दैट इज डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। डैश डिस्क्स आर फिजिकली अटैच्ड टू द सर्वर। एडवांटेजेस क्या हैं? इजी टू कॉन्फ़िगर, इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जो है ये प्योरली सर्वर्स के लिए नहीं है, स्पेशली जो स्टोरेज सर्वर्स होते हैं जिन पे आप मिशन क्रिटिकल स्टोरेज रख रहे होते हैं, उनमें नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज यूज की जाती है, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज नहीं होती। लेकिन डिपेंड करता है कि कंपनी जो है उसकी जो पॉलिसी है फॉर डिजास्टर रिकवरी वो क्या है। डिपेंडिंग अपॉन डाउन टाइम आप इसमें से सोल्यूशन चूज करते हैं। जितना डाउन टाइम कम होता है उतनी ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? आइसोलेटेड बिकॉज इट अटैचेस ओनली टू अ सिंगल सर्वर, ठीक है। ये यानी इस तरह से नहीं है जिस तरह स्टोरेज नेटवर्किंग में होता है कि आपने सैन लगा दी है, उस पर जो स्टोरेज पड़ी है वो डिफरेंट सर्वर्स पे भी यूज हो रही होती है, ठीक है। स्लोअर एज कंपेयर टू NAS एंड सैन, ये स्लो होती है, तो डेस्कटॉप मशीन्स पे तो सूटेबल है, यूज की जाती है, लेकिन सर्वर बेस्ड मशीन्स पे इसे प्रेफर नहीं किया जाता। इसके बाद आती है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ठीक है, जो ओवर द नेटवर्क पड़ी होगी सेपरेट। आपके पास एक कैबिनेट पड़ा होगा जिसमें हार्ड ड्राइव्स लगी हुई होंगी काफ़ी सारी, ठीक है, और आपका जो सिस्टम है उस पे उस नेटवर्क अटैच स्टोरेज का आईपी एड्रेस दिया हुआ होगा जिसके थ्रू आप उसे कनेक्ट करेंगे। NAS is storage that is attached to dedicated storage device and accessed through network shares। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं? रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है। अब आप इस पे हैरान नहीं होना, इनएक्सपेंसिव एज कंपेयर टू सैन। आपकी जो एक टिपिकल सैन है वो कम से कम 10 मिलियन रुपीस की होती है, जबकि आपकी जो NAS होती है वो 5-10 लाख की भी आ जाती है, ठीक है। तो कॉस्ट जो ये कह रहा है इनएक्सपेंसिव, वो एज कंपेयर टू डायरेक्ट अटैच स्टोरेज नहीं कह रहा, बल्कि सैन से कंपैरिजन कर रहा है। इजी टू कॉन्फ़िगर, सैन के मुकाबले में इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आसान होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्लोअर एक्सेस टाइम, अगेन कंपैरिजन सैन से किया है। नॉट एन एंटरप्राइज सोल्यूशन, एंटरप्राइज नेटवर्किंग में प्रेफर किया जाता है सैन को, स्टोरेज एरिया नेटवर्क को। NAS offers centralized storage at a affordable price, ठीक है। यानी जाहिर है हर कंपनी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव सोल्यूशन अफोर्ड नहीं करती। मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी थी हमारी लोकल मार्केट में, उसको हमने एक दफ़ा कोट किया था जब मैं कॉर्वेट में होता था। तो एक प्रोजेक्ट करते हुए हमने सैन सोल्यूशन भी कोट किया था और NAS सोल्यूशन भी कोट किया था। तो जो कॉस्ट का डिफरेंस था वो तकरीबन 5 टाइम्स था। जो NAS का सोल्यूशन था दैट वाज समथिंग अराउंड 1.5 मिलियन, लेकिन जो सैन का सोल्यूशन था वो 1 करोड़ से भी ऊपर था, ठीक है। तो वो अब हर कंपनी डिपेंड करता है ना। देखें, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है अपनी हार्डवेयर रिसोर्सेज पे, वो इन्वेस्टमेंट बैलेंस होनी चाहिए उसके यूजेज से, ठीक है। अगर वो इतनी वैल्यूएबल चीज़ है तो फिर इतनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अदरवाइज कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हर कंपनी के लिए, चाहे आप लोकल मार्केट की बात करें या इंटरनेशनल मार्केट की। तो कॉस्ट जो है वो बैलेंस होनी चाहिए उसके यूजेज से, ठीक है। कॉस्ट जो है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ हाई अवेलेबिलिटी, ये नहीं होगा कि जस्ट टू अचीव हाई अवेलेबिलिटी आप बहुत एक्सपेंसिव सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर लेंगे। आप ये भी देखेंगे कि उसकी नेचर क्या है, क्या उसकी नेचर रिक्वायर करती है कितनी इन्वेस्टमेंट उस पर की जाए। ये इसने सिंबॉलिकली आपको बताया है कि फाइल सर्वर है, ओवर द नेटवर्क स्टोरेज पड़ी हुई है, ठीक है। फाइल लेवल एक्सेस है, NFS भी हो सकता है, CIFS भी हो सकता है, ये स्टैंडर्ड हैं जिनके थ्रू वो स्टोरेज को एक्सेस करेगा, ठीक है। और NAS डिवाइस इसने आपको दिखाई है। NAS डिवाइस जो है वो एक एक्सटर्नल केबिन है जिसमें स्टोरेज आपकी पड़ी हुई है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क ब्रैकेट में ईथरनेट लिखा है, आपको बताया है कि ये आपकी जो स्टोरेज है वो ओवर द नेटवर्क होगी। जी, सैन सैन समझ लें सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम सॉल्यूशन है वो सैन होता है, जो जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है लेकिन कॉस्टली होता है।
सैन्स ऑफर्स हाई अवेलेबिलिटी विद द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा होगी लेकिन कॉस्ट ज्यादा होगी। एडवांटेजेस क्या है? फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, इजीली एक्सपेंडेबल, इसमें स्केलेबिलिटी भी होती है, ठीक है, और आपका जो यूजेज होगा उसकी बेस पे से ट्यून किया जा सकता है। सेंट्रलाइज स्टोरेज है, एक जगह पड़ी हुई होगी, ठीक है। हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी, ठीक है, सैन में आप ये जो रिडंडेंसी है इसका मतलब होता है फॉल्ट टॉलरेंस। स्टोरेज के रेफरेंस से जहां जहां रिडंडेंसी लिखा हुआ आएगा उससे आप मतलब फॉल्ट टॉलरेंस लेंगे, लेकिन बातें ज्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब फॉल्ट टॉलरेंस ही है कि आप इसमें रेड लेवल्स बना सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मोर एक्सपेंसिव, कॉस्टली सोल्यूशन है, रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल्स। यस, ये याद रखिएगा कि you are not supposed to have expert level knowledge of SAN। SAN के लिए separate specialized personnel होगा जो आके SAN को look after करेगा, आप नहीं करेंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया था तो उसमें भी एक्सचेंज सर्वर था लेकिन बैकएंड पे SAN लगी हुई थी। तो यानी जो आपका कस्टमर होता है वो अज्यूम भी नहीं कर रहा होता कि SAN आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जाहिर है वो मुझसे एक्सचेंज इम्प्लीमेंट करवा रहे थे, तो सैन के लिए उनका अपना वेंडर आता था और वो सारी कॉन्फ़िगरेशन में मैंने यानी बता दिया था कि ये चीज़ चाहिए, उसके मुताबिक वो सारी कॉन्फ़िगरेशन करके चला गया था, ठीक है। तो आप बेसिकली सैन का आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपके एनवायरमेंट में सैन लगी हुई है तो आप उसे किस तरह यूज़ करते हैं। और इसका सबसे आसान तरीका ये कि एक कंपनी है ओपन फाइलर, ठीक है, वो आपको वर्चुअल सैन देती है, यानी आप वो डाउनलोड करें, बल्कि आई थिंक मैंने अपने सिस्टम पे वो की हुई है। मैं अगर आपको मेरे पास वर्चुअल सैन जो है वो इसमें डिप्लॉयड है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स है, इसलिए ये बंटू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो आपको अगर ये डिस्प्ले दे दे, इसका बेसिकली एक आईपी होता है जिसपे आप इसे एक्सेस कर लेते हैं। ओपन फाइलर से डाउनलोड करें, छोटी सी इंस्टॉलेशन है वो हो जाएगी, और उसके बाद आपके पास एक वर्चुअल सैन हो जाएगी। टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। प्रैक्टिस अगर आपने करनी है तो उसमें ये बड़ा फायदा देती है। नहीं, ये इस वक्त पता नहीं शायद हैंग, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये इस वक्त सैन है। सेकंड लास्ट लाइन देखें, वेब एडमिनिस्ट्रेशन GUI HTTPS ::/ और आगे आईपी एड्रेस है पोर्ट 446, ठीक है। यानी मैं अपने कंप्यूटर से ये ब्राउजर में लिखूंगा और इसके बाद इसका पासवर्ड दूंगा जो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन इसने मुझसे लिया है, तो मेरे पास वेब इंटरफेस आ जाएगा जिससे मैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो वर्चुअल सैन का फायदा ये होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये करना चाहें तो आप ओपन फाइलर से ये डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, आपको बगैर सैन लगाए ही सैन की चीज़ें जो है वो पता लग जाती हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ MCSE, ठीक है। इसकी बेसिक्स ही थी जो हमने यहाँ डिस्कस करनी थी। सैन्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फाइबर चैनल और आईएससीसी, या तो फाइबर चैनल लगे हुए होंगे, ठीक है, केबल फाइबर चैनल के थ्रू जाके स्विच में लग जाएगी, और या फिर आईएससीसी होगा। आईएससीसी मींस इंटरनेट स्कजी, ये प्रोटोकॉल है जो आपकी स्टोरेज की कमांड्स को ओवर द नेटवर्क सेंड कर देता है, ठीक है। तो इनमें से ही कोई इंप्लीमेंटेशन होगी। ओके जी, व्हाट इज रेट? सिंपल वर्ड्स में रेट क्या है? यूजेज ऑफ मल्टीपल डिस्क्स टू अचीव हाई परफॉर्मेंस और फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन आप याद रखिएगा कि आप एक से ज्यादा हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं और मकसद क्या है, या तो आप फॉल्ट टॉलरेंस अचीव कर रहे हैं और या फिर आप परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट अचीव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पढ़ लें क्या कहता है। रेट कंबाइंस मल्टीपल डिस्क्स into a single logical unit to provide fault tolerance and performance, ठीक है। मल्टीपल हार्ड डिस्क्स लगी हुई है। रेट प्रोवाइड्स फॉल्ट टॉलरेंस बाय यूजिंग डिस्क मिररिंग, पैरिटी इंफॉर्मेशन। बात को आसान करते हैं, विंडोज में जब आप रेट यूज करते हैं तो रेट के 3 लेवल्स हैं जिनकी सपोर्ट है विंडोज में, रेट 0, रेट 1 और रेट 5। आपसे पेपर में एक क्वेश्चन भी किया जा सकता है। तो जो रेट 0 है
वो है स्ट्रिपिंग। ठीक है, स्ट्रिपिंग का मतलब ये होता है स्ट्राइप सेट, कि आपने एक बड़ा वॉल्यूम बना लिया है। लाइक मैंने 10 GB का एक वॉल्यूम बनाया है जिसमें से 5 GB डिस्क 0 में से है और 5 GB डिस्क 1 में से है। तो अब जब मैं 10 GB डाटा स्टोर करूंगा वो तो वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 5 GB एक पे होगा, 5 GB दूसरी पे होगा। तो जब आप उस डाटा को एक्सेस करेंगे तो जाहिर है वो डाटा दोनों डिस्क पे पड़ा हुआ है, तो दोनों डिस्क से रिट्रीव होगा, तो एक्सेस टाइम जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी उसे एक्सेस कर लेंगे क्योंकि दोनों हार्ड डिस्क का सेपरेट हेड होगा जो रीड कर रहा है, एज अपोज टू कि आप वो 10 GB डाटा एक डिस्क पे रखते तो ज्यादा टाइम लगता। ठीक है, तो ये होता है रेड लेवल 0। ठीक है, इसमें आपको फॉल्ट टॉलरेंस नहीं मिलती, इसमें आपको सिर्फ क्या मिलता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। रीड लेवल 1 जो है वो मिररिंग है, डिस्क मिररिंग। इसमें ये होता है कि दो डिस्क को मिला के आप मिरर्ड वॉल्यूम बना लेते हैं, और यानी लाइक मैंने दोनों डिस्क से 5 5 GB लिया है तो 5 + 5 10 GB बनता है, लेकिन जो एक्चुअल उस पर डाटा आप स्टोर कर सकेंगे और जो वॉल्यूम साइज आपको सिस्टम डिस्प्ले करवाएगा वो 10 GB नहीं होगा, वो 5 GB होगा, क्योंकि जो आप उस पर डाटा रखेंगे उसकी वो दो कॉपीज बनाएगा, एक डिस्क 1 पे एक डिस्क 2 पे, यानी पहली डिस्क पे और दूसरी डिस्क पे। तो अगर एक डिस्क फेल भी हो जाती है तो आप डाटा एक्सेस कर लेंगे, लेकिन इसमें 50% स्पेस विल बी कंज्यूम टू प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, ये डिस्क मिररिंग है। जो डिस्क स्ट्रिपिंग विद पैरिटी है वो है रेट 5। रेट 5 में क्या होता है, कम से कम 3 डिस्क चाहिए होती हैं, उनके दरमियान आप फॉल्ट टॉलरेंस इंप्लीमेंट कर लेते हैं। फायदा इसका मिरर के मुकाबले में यह है कि इसमें स्पेस जो है वो कम कंज्यूम होती है टू प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस। यानी आप एक हार्ड डिस्क का साइज माइनस कर दें, लाइक आपने तीनों हार्ड डिस्क से, 3 हार्ड डिस्क है मेरी, क्योंकि 3 से कम तो हो ही नहीं सकती ना अगर आपने रेट 5 इंप्लीमेंट करना है। तो मैंने हर हार्ड डिस्क से 500 MB स्पेस ली है फॉर एग्जांपल, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तकरीबन 1500 MB स्पेस हुई। तो आप इस पर डाटा कितना रख सकते हैं, 1000 MB। 500 MB आपकी स्पेस कंज्यूम हो जाएगी फॉर फॉल्ट टॉलरेंस। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इन केस ऑफ 3 डिस्क मुझे 1000 MB डाटा को फॉल्ट टॉलरेंट करने के लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस देनी पड़ी है दैट इज 500 MB। लेकिन अगर मैं यहाँ मिरर बनाता तो मुझे 1000 MB को फॉल्ट टॉलरेंट करने के लिए 1000 MB ही देनी पड़ती। ठीक है, तो मिरर के मुकाबले में ये लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि कम स्पेस आपको देनी पड़ रही है, लेकिन इसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इसके अपने इश्यूज हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये रेट कैन प्रोवाइड परफॉर्मेंस बेनिफिट्स बाय स्प्रेडिंग डिस्क आईओस अक्रॉस मल्टीपल डिस्क्स। ठीक है, उसके बाद रेट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग सेवरल डिफरेंट लेवल्स। इसने यहाँ लेवल्स नहीं लिखे, मैंने आपको बता दिए 0 1 और 5। अगर आपसे पूछा जाए कि विंडोज कौन कौन से रेट लेवल्स को सपोर्ट करती है तो आंसर वुड बी 0 1 एंड 5। 0 स्ट्रिपिंग है विदाउट पैरिटी, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देता है, फॉल्ट टॉलरेंस नहीं देता। जो रेट 1 है वो मिररिंग है, आपको फॉल्ट टॉलरेंस देता है, और जो रेट 5 है वो भी फॉल्ट टॉलरेंस देता है, वो है स्ट्रिपिंग विद पैरिटी। रेट 0 था स्ट्रिपिंग विदाउट पैरिटी, जो रेट 5 है वो है स्ट्रिपिंग विद पैरिटी। रेट शुड नॉट रिप्लेस सर्वर बैकअप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि रेट लेवल इंप्लीमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप बैकअप लेना छोड़ देंगे। याद रखिएगा, दो टर्म्स होती हैं जब आप हाई अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, एक टर्म होती है फॉल्ट टॉलरेंस और एक टर्म होती है डिजास्टर रिकवरी। आपके जो रेड लेवल्स हैं वो डिजास्टर रिकवरी नहीं है, वो फॉल्ट टॉलरेंस है, जबकि जो आपका बैकअप है वो डिजास्टर रिकवरी है, क्योंकि बैकअप लेके आप उस बैकअप को ऑफ द लोकेशन रखते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर रिकवरी इज अ बिग वर्ड दैट कैरीज बिगर मीनिंग्स लाइक फायर, फ्लड, अर्थक्वेक्स। अगर आपने रेड लेवल बनाया और अर्थक्वेक आ जाता है, मशीन जो है वो गिर जाती है, बिल्डिंग के नीचे दब जाती है, तो रेड भी गया, तो वहां आपको बैकअप चाहिए होगा, रेड लेवल हेल्प नहीं करेगा। रेड लेवल तो है जनरल फेलियर की वजह से, आपकी हार्ड डिस्क फेल हो जाती है, आपकी हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपने एक और हार्ड डिस्क जो लगाई हुई है वो आपका बिजनेस डिसरप्शन नहीं आने देगी। ठीक है, बट रेड इज नॉट एट ऑल अ रिप्लेसमेंट ऑफ रेगुलर बैकअप, रेगुलर बैकअप लेने पड़ेंगे। जी, रेट 0 देख लें, अब आपको समझ में आना चाहिए, ये स्ट्रिप्ट सेट विदाउट पैरिटी और मिररिंग। पैरिटी नहीं होती इसमें, इसमें सिर्फ क्या होता है कि डाटा को स्प्रेड किया हुआ है, जैसे अब यहाँ पे ये दिखा रहा है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, टिपिकली 64K के ब्लॉक्स में डाटा रखता है।
यानी अगर आपने डिस्क 0 और डिस्क 1 का रेट 0 बनाया है और आप इसमें फाइल कॉपी करते हैं, एक फाइल लाइक मैं 5 MB की फाइल कॉपी करता हूं, तो क्या होगा, वो जो 5 MB को कॉपी करना शुरू करेगा तो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा। पहला 64K आ गया डिस्क 0 पे, दूसरा 64K आ गया डिस्क 1 पे, तीसरा 64K आ गया डिस्क 0 पे, चौथा 64K आया डिस्क 1 पे, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह होता गया। ठीक है, तो अब जब आप डाटा को रीड करेंगे तो दोनों हार्ड डिस्क के सेपरेट हेड्स हैं, वो दोनों रीड करेंगे तो आईओ आपके ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। क्या इसने सर एक एनिमेशन क्वेश्चन। दी है, देख लें। आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो इंटरप्ट कर सकता है। ठीक है जी सर एक क्वेश्चन, ये जी, अगर इसमें प्लीज। रेड जीरो में एक एक ड्राइव फेल हो जाए तो इसका मतलब है कि डाटा गया सारा? बिल्कुल जी, यही मतलब है, डाटा सारा गया। देखें, रेट 0 जब आपको फॉल्ट टॉलरेंस दे ही नहीं रहा, तो अगर आपको एक डिस्क के फेलियर में डाटा अवेलेबल करना था तो यू शुड हैव गॉन फॉर रेट 1 और रेट 5। रेट 0 तो आपको फॉल्ट टॉलरेंस नहीं दे रहा ना। इफ फॉल्ट टॉलरेंस इज रिक्वायर्ड तो डोंट गो फॉर रेट 0। रेट 0 में फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है। रेट 0 तो सिर्फ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देता है। ठीक है, आपने मैक्सिमम इसमें 32 डिस्क हो सकती हैं, यानी मिनिमम 2 अप टू 32। 32 डिस्क का भी अगर आपने रेट 0 बनाया है और एक डिस्क फेल हो जाती है, 31 डिस्क अवेलेबल हैं, पूरा वॉल्यूम इनएक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉल्ट टॉलरेंस मिल ही नहीं रही। फॉल्ट टॉलरेंस तो आपको मिलेगी रेट 1 और रेट 5 में, उसमें अगर डिस्क फेल होती है तो डाटा आप एक्सेस कर लेंगे। रेट 0 इज नॉट फॉल्ट टॉलरेंट वॉल्यूम। ये जनाब रेट 1 देख लें, ये फॉल्ट टॉलरेंट है, और इसमें आप अगर गौर से देखें तो A1 जो है वो दोनों में नजर आ रहा है, इसी तरह A2, A3, A4 सारे जो चंक्स हैं वो दोनों डिस्क में अवेलेबल हैं। तो इफ अ सिंगल डिस्क गोज डाउन तो आपका डाटा फिर भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज अगर ड्राइव करना चाहें, वैसे तो डिसएडवांटेज ये नहीं है, क्योंकि जाहिर है टू अचीव फॉल्ट टॉलरेंस यू हैव टू पुट समथिंग, लेकिन बहरहाल इसमें स्पेस आपको ज्यादा देनी पड़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि फॉल्ट टॉलरेंस जो है उसके लिए हमें कॉस्ट ज्यादा बेयर करनी पड़ी, कि हमने 1 GB को फॉल्ट टॉलरेंट करना था तो हमने 2 GB प्रोवाइड किया। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली उससे आपको फायदा भी मिला है। ठीक है, तो ये मिरर्ड वॉल्यूम में विंडोज से सपोर्ट करती है, आप विदाउट एनी एक्सटर्नल लाइक, ये नहीं है कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज लगानी है, 2 हार्ड डिस्क लगाएं। इवन आपका जो ये वर्चुअल मशीन है, इसमें आप 2 हार्ड डिस्क लगा दें और उसके दरमियान मिरर्ड वॉल्यूम बना दें, बन जाएगा। ठीक है, आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसमें आप मल्टीपल डिस्क लगा सकते हैं। ये जनाब रेट 5 है। सर ये आपने दो टर्म, जी जी, 2 टर्म्स यूज की। स्ट्रिपिंग और पैरिटी, स्ट्रिपिंग और पैरिटी, इसका क्या बिल्कुल। मतलब है? देखें, एक तो अभी हमने जो 2 पढ़े हैं इनमें पैरिटी कहीं भी नहीं है, पैरिटी आ रही है आगे, फिर मैं बताता हूं आपको। स्ट्रिपिंग का मतलब है इसमें स्ट्राइप्स बना देता है। ये आपको नजर आ रहा है, यानी प्रीवियस स्लाइड में देखें, ये जो बीच में इंटरनली नजर आ रहा है, ये हार्ड डिस्क के जिस तरह डबल रोटी के पीसेस होते हैं, तो ये स्ट्राइप्स बनाता है। अब पैरिटी जो है, रेट 5 खोले उसमें ये क्लियर होगा, ये रेट 5 है। इसमें ये स्ट्राइप्स बना रहे तो 3 स्ट्राइप्स तो यूज हो जाएंगी, बल्कि ये गलत बना हुआ है। ये जो स्लाइड है इसमें मिस्टेक है, 1 2 3 वो, यस, मिस्टेक ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 5 डिस्क हैं और स्ट्राइप्स बनाई हैं 4। ये नहीं होता। जब आप रेट 5 इंप्लीमेंट करते हैं तो ये स्ट्राइप्स कितनी बनाएगा, ये इतनी स्ट्राइप्स बनाएगा जितने रेट 5 के मेंबर हैं। अगर 5 मेंबर्स की आपने रेट 5 बनाया है तो हर हार्ड डिस्क के इंटरनली 5 इक्वल साइज स्ट्राइप्स बनाएगा। अब उनमें से 4 पे तो डाटा रखेगा और एक पे पैरिटी रखेगा। यानी मैंने अगर फॉर एग्जांपल रेट 0 से लेके रोड 4 तक इंप्लीमेंट किया है रेट 5 वॉल्यूम, और हर हार्ड डिस्क से मैंने फॉर एग्जांपल 500 MB स्पेस दी है, तो 500 MB मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2500। यही बात बनी ना। मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको पैरिटी और क्लियर हो जाए। अगर मैं, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मैंने जनाब डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, डिस्क 4, ठीक है जी, मैंने इन सब से 500 MB स्पेस ले ली। ठीक है, 500 MB ईच। तो
500 MB मल्टीप्लाई बाय 5, ये बराबर हो गया 2500 MB स्पेस के, ठीक है। लेकिन क्या मुझे स्पेस 2500 मिलेगी? नहीं, होगा ये क्या हर हार्ड डिस्क के इसने 5 पीसेस किए हैं इंटरनली, ये आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन एक्चुअली इसने 100 into 5 इक्वल साइज स्ट्राइप्स बनाई हैं ठीक है सबकी। अब इसमें जो 4 स्ट्राइप्स हैं वो तो यूज हो जाएंगी डाटा के लिए, और एक जो स्ट्राइप है, एक जो पीस है, वो आपको फॉल्ट टॉलरेंस देगा, वो डाटा के लिए यूज नहीं होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि हर हार्ड डिस्क से 400 तो हो गई डाटा के लिए और 100 हो गई फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, ठीक है। तो जो आपके लिए स्पेस अवेलेबल होगी, स्पेस अवेलेबल टू स्टोर डाटा, दैट वुड बी 400 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितनी होगी? 2000 MB। और स्पेस यूज्ड फॉर फॉल्ट टॉलरेंस, ये क्या होगी? 100 MB मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इक्वल्स टू 500, ठीक है। तो इसीलिए आप कहते हैं कि स्ट्राइप्स सेट विद पैरिटी या रेट 5 वॉल्यूम में आप लूज करते हैं सम ऑफ 1 डिस्क, ठीक है। आप अगर यहीं पे मैं 3 हार्ड डिस्क कर लेता, यानी यहां पे मैं अगर ये कहता इसे कि 3 डिस्क यूज कर लो फॉर एग्जांपल, तो अब क्या होता? अब 100 into 3 हो जाता। अगर मैं हर हार्ड डिस्क से 500 ले रहा हूं तो 500 into 3 इक्वल साइज स्ट्राइप्स हो जाती, ठीक है। बात समझ में आ रही? अच्छा एक मिनट, ये इसको भी 500 करेंगे, 500 into 3 हो जाती। अब आपके पास जो टोटल नहीं, इक्वल साइज स्ट्राइप्स लिखी है ना, तो यहाँ 100 ही सही लिखा हुआ था, 100 मैंने आगे इक्वल साइज स्ट्राइप्स लिखी है, यहां भी होगी 100 MB की, ठीक है। और अब अगर आप 100 MB की करते हैं तो फिर आपका जो वॉल्यूम एक डिस्क से पार्टिसिपेट कर रहा होगा वो 300 होगा, तो 300 into 3 टोटल स्पेस 900 बनती है, लेकिन एक्चुअल डाटा के लिए कितनी होगी बताएं? स्पेस अवेलेबल फॉर डाटा कितनी होगी और स्पेस अवेलेबल फॉर पैरिटी कितनी होगी? शाबाश, कोई भी बता दे जिसने कैलकुलेट कर ली। तो 600 डाटा और एग्जैक्टली 600 MB 600 स्पेस डाटा और आपकी 300 होगी, यानी 200 into 3, ठीक है। ये आपकी होगी किसके लिए? डाटा के लिए। और जो 300 है वो आपकी कंज्यूम हो जाएगी पैरिटी में। तो यही चीज याद रखनी है कि सम ऑफ 1 डिस्क, अगर आप सिंपल इसकी कैलकुलेशन करें तो एक डिस्क को कम करके मल्टीप्लाई कर ले, यानी ऊपर वाला जो केस था उसमें मैं एक हार्ड डिस्क से 500 MB स्पेस ले रहा था, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क थी 5। अगर मैं 500 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं तो मेरे पास जो साइज आ जाएगा वो होगा टोटल साइज टू स्टोर डाटा, दैट वुड बी 2000 MB। और इसी तरह दूसरे केस में 300 को मैं मल्टीप्लाई बाय 3 के बजाय मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मेरे पास वो साइज आ जाएगा, दैट विल बी यूज्ड टू स्टोर डाटा, ठीक है। तो जब भी आप रेट 5 के लिए स्पेस कैलकुलेशन करें तो एक डिस्क को कम कर लें, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये याद रखिएगा कि वो जो स्पेस आप कम कर रहे हैं वो स्पेस एक हार्ड डिस्क पे नहीं है, बल्कि वो स्पेस तमाम हार्ड डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है और वो इक्वल साइज की है। उस पर पैरिटी पड़ी हुई है। पैरिटी की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब हार्ड डिस्क फेल होती है, ठीक है जी। ये रेट 5 तक बात थी। कितनी 32 ड्राइव्स फेल हो 32 रहता है? एक, अगर आपने रेट 5 वॉल्यूम भी बनाया है और एक हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो आपका डाटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक फेल होती है तब नहीं होगा, 2 फेल हो जाती हैं तो इनएक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। 32 का भी बनाया है अगर, तो ये आपको जो डाउन टाइम देता है वो बाय 1 देता है। एक हार्ड डिस्क अगर फेल होती है तो पैरिटी से डाटा रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 2 हार्ड डिस्क फेल हो जाती हैं तो पैरिटी जो है वो मिस हो गई है, कोई पैरिटी जो है वो किसी हार्ड डिस्क के फेल होने की वजह से मिस हो गई है, इसलिए फिर डाटा जो है डिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकेगा, ठीक है। बात क्लियर है उस्मान?
जी उस्मान, एक क्वेश्चन है भाई सर। पूछे हाँ हसन। सर ये क्या फाइव हार्ड डिस्क में सबकी फाइव की स्पेस एक जैसी होनी चाहिए कि कोई किसी की नहीं, मतलब 32 GB है, कोई 80 GB है, ऐसा भी हो सकता है? आप हार्ड डिस्क की टोटल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं या उस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं जो रेट 5 का पार्ट बन रही है? ये क्वेश्चन जरा क्लियर करें। मेरी टोटल जो कैपेसिटी है हार्ड डिस्क की उसकी हाँ बात कर रहा हूँ नहीं, कि टोटल मतलब कैपेसिटी जरूरी तो नहीं है कि तमाम की। मैं बताता हूँ, आपको आंसर देता हूँ। लेकिन टोटल कैपेसिटी तो वेरी कर सकती है। आपकी एक हार्ड डिस्क 10 GB है, एक 5 GB है, एक 2 GB है, एक 1 GB है, एक 100 GB है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप रेट 5 बनाएंगे तो तमाम डिस्क से जो स्पेस आप लेंगे वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो स्पेस बराबर नहीं है, मैं एक काम कर लेता हूं, ये कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है, ये बड़े आराम से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके साथ खेल कूद कर सकते हैं। मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है, और साथ में मैं ये करता हूं कि इस वर्चुअल मशीन में मैं आपको लगा देता हूं 2 डिस्क्स। सेटिंग्स में आए, अब तो VMware ने बड़ा आसान बना दिया चीज़ों को। ये मेरे पास हार्ड डिस्क है, 40 GB की एक डिस्क लगी हुई है। मैं ऐड करवाता हूँ, अब आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक 2 GB की ऐड करवाता हूँ और एक 1 GB की। सर अगर मेरे पास 100 ड्राइव्स लगी हुई हैं, मैंने रेड 5 इंप्लीमेंट किया हुआ है, अगर 2 फेल हो गई हैं तो इसका मतलब है कि मेरा 98 ड्राइव्स का डाटा लॉस्ट हो गया है, यानी वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। देखें, एक तो ये याद रखें कि 32 तक हो सकती हैं, 100 तक नहीं हो सकती, ठीक है। तो और मतलब यही है जो आप कह रहे हैं कि अगर मेरे पास 32 डिस्क का रेट 5 वॉल्यूम बना हुआ है और मेरी 2 डिस्क डाउन हो जाती हैं तो पूरा वॉल्यूम इनएक्सेसिबल हो जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जी 2 डाउन हो तब भी डाटा एक्सेसिबल हो जाए तो फिर रेट 6 बना लें, यानी वो फिर हार्डवेयर बेस्ड रेट पे जाएं। रेट की भी 2 इंप्लीमेंटेशन है ना, एक सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेट है और एक हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेट है। आप जो इस वक्त स्टडी कर रहे हैं दैट इज सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू रेट किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेट की बात करें तो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेट में तो हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस है, ठीक है। उसमें तो रेट 1+0 भी है, रेट 0+1 भी है, रेट 6 भी है, बहुत कुछ है। ये देखें, अब मैं जाता हूं डिस्क मैनेजमेंट में और ये उस्मान ने जो चीज पूछी है वो मैं इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एक्चुअली ये जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ये आपके सामने अब मल्टीपल डिस्क आ रही हैं। सबसे पहले तो इस पर राइट क्लिक करें, इसको ऑनलाइन करें, उसके बाद राइट क्लिक करें, इसको इनिशियलाइज करें। ये जनाब मैंने इनिशियलाइज कर लिया। इसको भी ऑनलाइन करें, उसके बाद इसे इनिशियलाइज करें। देन ये काम करने के लिए आपकी जो डिस्क है वो डायनेमिक होनी चाहिए, तो मैं यहां से इसे भी डायनेमिक कर देता हूं, तीनों को डायनेमिक कर देता हूं, ठीक है। यही फायदा है VMware में काम करने का। कन्वर्ट कर दें जी, तीनों डायनेमिक हो जाती हैं। डायनेमिक की डिस्कशन आगे आ रही है, इसके लिए वरी ना हो। ये भी देखें बेसिक लिखा हुआ है, डायनेमिक के बगैर रेट 5 वॉल्यूम नहीं बनेगा। ये जी कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब एक काम और करता हूं, मेरे पास डिस्क 0 पे स्पेस अवेलेबल नहीं है तो मैं थोड़ी सी स्पेस श्रिंक करता हूं। श्रिंक करने का मतलब होता है इसके अंदर से स्पेस बाहर निकाल लें। एक्सपैंड का उलट है, एक्सपैंड करने में हार्ड डिस्क का साइज आप हार्ड डिस्क कह रहा हूं, वो जो ड्राइव है उसका साइज इंक्रीज कर रहे होते हैं, श्रिंक करने में डिक्रीज करते हैं। अभी देखें 39.66 GB की है सी ड्राइव, जब मैं श्रिंक कर दूंगा तो ये थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और स्पेस इसमें से बाहर निकल आएगी एज अनएलोकेटेड। ओके, मैं ऐसे कहता हूं 1000 MB श्रिंक कर दो। ये मैंने श्रिंक किया, अब यहाँ पे 1000 MB आ जाएगा, ये 38 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। ये आपके सामने देखें, ये 38.68 हो गई और ये 1000 MB आ गया। अब मेरे पास ये 3 स्पेसेस हैं और आपके सामने एक 40 GB है, एक 10 GB है और एक 5 GB है, तो साइज वेरी कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अनएलोकेटेड स्पेस अगर देखें तो एक पे 1000 MB है, एक पे 10 GB है, एक पे 5 GB है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे रेट 5 वॉल्यूम बनाना चाहूं तो ऑफकोर्स मैं बना सकता हूं, लेकिन तीनों में जो मिनिमम पॉसिबल स्पेस है
सॉरी मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस है दैट इज 1000 MB यानी 1 GB अप्रॉक्स। तो इससे ज्यादा बड़ा साइज मैं नहीं दे सकता। मैं यहाँ क्लिक करता हूं और नेक्स्ट करें। इसने ऑप्शन नहीं दी। यस, ये देखें रेड 5 वॉल्यूम मेंबर बना देगा। ऐड कर दें तीनों को, इसे भी ऐड कर दें, इसे भी। ये मैंने तीनों मेंबर ऐड कर दिए। देखें आप जब तक तीनों को ऐड नहीं करते वो नेक्स्ट ऑप्शन विजिबल नहीं करता, क्योंकि रेड 5 में मिनिमम जो आपके पास पॉसिबिलिटी है वो 3 डिस्क्स की है। तो ये मैं जब तक तीसरी डिस्क ऐड नहीं करूंगा ये नेक्स्ट की ऑप्शन विजिबल नहीं करेगा। ये मैंने थर्ड ऐड कर दी, ये अब आपके पास नेक्स्ट विजिबल हो गया है। मैं यहाँ पे साइज से दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 500 MB। अब देखिए उसने तीनों से कितना स्पेस लिया है 500 MB, लेकिन आपको टोटल वॉल्यूम साइज क्या दे रहा है 1000। ठीक है, यही जो मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा था कि आप सम ऑफ 1 डिस्क जो है वो लूज करेंगे। तो 500 MB उसने 2 डिस्क से लेके यानी तीनों डिस्क से 500 MB लिया है, लेकिन क्योंकि उस 500 MB में से डिवाइडेड बाय 3 कर दे तो 500 MB का जो 1/3 बनेगा दैट वुड बी समथिंग अराउंड 166। ठीक है, तो 166 MB जो है उस इस साइज की एक स्ट्राइप बनेगी। ठीक है, तो 166 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 500 MB ही हो गया। ये आपका कंज्यूम हो जाएगा फॉर फॉल्ट टॉलरेंस। इस ये स्ट्राइप का टोटल साइज है। हर हार्ड डिस्क से 166 MB, तो टोटल जो स्ट्राइप साइज है दैट वुड बी 500 MB। ठीक है, नेक्स्ट कर दें। ये आपके सामने बन गया। ये लें जी, ये तीनों पे अब एक कलर आ जाएगा, एक ड्राइव लेटर होगा। लॉजिकली ये एक एक्सप्लोरर में एज अ सिंगल ड्राइव शो होगी। ठीक है, ये ऐसे भी फॉर्मेट कर देगा, हेल्दी कर देगा, और यहाँ पे ड्राइव लेटर डिस्प्ले हो जाएगा। तीनों पे एक ही ड्राइव लेटर आएगा क्योंकि ये लॉजिकली ग्रुप हुई हुई है। अब इनमें से अगर एक डिस्क फेल हो जाती है नो प्रॉब्लम, डाटा एक्सेस हो जाएगा, लेकिन अगर मोर देन 1 फेल होती है तो देन आप उसे एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ये आपके सामने। ठीक है, ये रेड 5 जो है हमारा इंप्लीमेंट हो गया। ये देखें ई ड्राइव, इस पे भी ई लिखा हुआ आ रहा है तीनों वॉल्यूम्स पे, और ये लॉजिकली एक है। मैं किसी भी जगह राइट क्लिक करके डिलीट करूं तो पूरा वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लाइक राइट क्लिक कर यहां करता हूं और डिलीट करता हूं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो आपको तीनों डिस्क्स में स्पेस नजर आ रही है जो पार्ट ऑफ रेड 5 वॉल्यूम है वो स्पेस गायब हो जाएगी। ठीक है जी। हसन, अब बात क्लियर हो गई है जी? क्लियर है हसन? सर हो गई है, थैंक यू। ठीक है, अच्छा इसी तरह हाँ जी, यहाँ हाँ। चलें। अब मैंने मल्टीपल डिस्क ऐड किए हैं तो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। अगर मैं मिरर बनाना चाहूँ तो उसके लिए भी यही है। मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू मिरर्ड वॉल्यूम, ये आपके सामने। और मिरर में 2 डिस्क होती हैं, तो आप 2 डिस्क जैसे ही ऐड करेंगे 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जैसे ही मैं दूसरी डिस्क ऐड करूंगा उसके बाद ऐड की ऑप्शन ग्रे हो जाएगी। ये देखें, क्योंकि 2 से ज्यादा आप इसमें ऐड कर ही नहीं सकते। तो ये मैंने डिस्क 1 और डिस्क 2 ऐड की है। मैं यहां से कहता हूं दोनों से फॉर एग्जांपल 500 MB स्पेस ले लो। अब देखें उसने दोनों से 500 MB स्पेस लिए, तो थ्योरेटिकली जो स्पेस बन रही है दैट इज 1000 MB, लेकिन उसने मुझे साइज क्या डिस्प्ले किया है 500। उसने कितना साइज इसमें कंज्यूम किया 500 MB। नेक्स्ट करें, फॉर्मेट कर दें इसे। अब ये लॉजिकली ग्रुप हुई हुई है, देखें ये आपके सामने। इसे फॉर्मेट कर देगा, ये इसे रेडी कर देगा, और जिस तरह रेड 5 में आपके पास आ रहा था, मैं बल्कि एक्सप्लोरर में क्लिक कर देता हूं ताकि जैसे ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होती है आपको मैं एक्सप्लोरर में भी कुछ दिखा सकूं। इसको पूरा हो जाने दें। अभी ये हेल्दी हो गई है, लेकिन इनिशियलाइजेशन हो रही है, कुछ चीज़ें इसमें भी आनी हैं, और लिखा हुआ आएगा, ड्राइव लेटर यहाँ पे आएगा। एक और बात याद रखिएगा, जो मिरर्ड वॉल्यूम है वो आप एक बनी हुई, अभी तक तो आपने देखा मैंने जितने भी काम किए उसमें मैंने अनएलोकेटेड स्पेस यूज की। ठीक है, लेकिन लेट्स से मेरे पास ये एक वॉल्यूम है, इसमें मैं एक सिंपल वॉल्यूम बना देता हूं फॉर एग्जांपल 100 MB का। ठीक है, ये मैं 100 MB का एक सिंपल वॉल्यूम बना देता हूं जिसपे जी ड्राइव लेटर आ जाएगा। ये देखें आपका मिरर्ड वॉल्यूम कंप्लीट हो गया और दोनों पे एफ नजर आ रहा है बिकॉज ये लॉजिकली ग्रुप हुई हुई है। ठीक है,
इस पे आप 500 MB डाटा रख सकते हैं। ये आपके सामने है। अब अगर मैं इसे मिरर करना चाहूँ, लेट्स से ये बनी हुई है जी ड्राइव, मैं इधर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ये जी ड्राइव आपको नजर आ रही है, इसमें हम डाटा रख सकते हैं। ये मैं डाटा रख देता हूँ, ये जी डाटा आ गया, ठीक है। इसके अंदर फाइलें भी बना सकता हूँ, ये जनाब ये फाइल आ गई, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको फॉल्ट, अभी तो ये सिंपल वॉल्यूम पे पड़ा हुआ है ना, आपका जी जो है वो सिंपल वॉल्यूम है, ये आपके सामने, ठीक है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके और इसे कर दूं ऐड मिरर और बता दूं, ये पूछ रहा है किसके साथ मिरर करना चाहते हो, मैं कहता हूं 1 के साथ मिरर कर दो। मैं ऐड मिरर करता हूं, अब ये यहां से अनएलोकेटेड स्पेस में से 100 MB लेगा, ये देखें इसने 100 MB लिया और इन दोनों को मिरर कर दिया। यानी अब एक्चुअली ये जो मेरा डाटा है जो मैंने जी पे रखा है, ये दोनों डिस्क पे पड़ा हुआ है। जो मैंने जी पे डाटा रखा है, ये डाटा डिस्क 0 और डिस्क 1 दोनों पे पड़ा हुआ है। हम इस पे कोई और भी चीज कॉपी कर लेते हैं, बस ये कॉपी कर लें, साइज ज्यादा बड़ा तो नहीं है, नहीं, ठीक है। ये मैं इसमें कॉपी कर देता हूं, ये आपके सामने। अब ये एक्चुअली दोनों डिस्क पे पड़ा हुआ है। इसका प्रूफ क्या है, मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं। इस वक्त आपके पास ड्राइव्स कौन कौन सी हैं, CEFG, याद रखिएगा ये 4 ड्राइव्स हैं। ये तो आपकी फ्लॉपी है और ये CD रोम है, इसे तो इग्नोर कर देना, ये तो डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज है, बंद कर दें इसे, इनकी हम बात कर रहे हैं। ये 4 ड्राइव्स हैं। मैं एक काम करता हूं, मैंने सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बनाना है कि जब आप मिरर्ड वॉल्यूम में डाटा पुट करते हैं तो वो डाटा एक्चुअली दोनों डिस्क पे गया है। तो मैं यहां पे राइट क्लिक करता हूं और इसे मैं कहता हूं ब्रेक मिरर, ठीक है। सिर्फ मैंने अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, उसके लिए मैंने मिरर ब्रेक किया। अब ये मिरर जब ब्रेक होगा तो ये दोनों सिंपल वॉल्यूम बन गए। जब सिंपल वॉल्यूम बन गए तो दोनों को सेपरेट ड्राइव लेटर असाइन हुआ, क्योंकि अब ये लॉजिकली ग्रुप नहीं है। तो एक पे तो उसने जी ही रहने दिया और एक पे उसने एच असाइन कर दिया। अब आप विंडोज एक्सप्लोरर में जाएं और जस्ट ये वेरीफाई करें कि वो जो डाटा है वो दोनों ड्राइव से पड़ा हुआ। ये देखें आपके पास अब जी और एच दोनों आ रही हैं और यहीं पे देखने से आपको अंदाजा हो गया होगा कि डाटा दोनों पे पड़ा हुआ है। अगर मैं जी को खोलता हूं तो यहां भी वो फाइलें मौजूद हैं और इसी तरह अगर मैं एच को ओपन करता हूं तो एच में भी वो फाइल्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब है बेसिकली जब ये ग्रुप थी तो जो भी चीज मैं कॉपी कर रहा था वो दोनों हार्ड डिस्क पे प्लेस हो रही थी, ठीक है। ये आपका मिरर्ड वॉल्यूम है। रह गया स्ट्रिप, वो भी बना लें, कोई जो ख्वाहिश है वो आपकी रह ना जाए दिल में। ये जनाब मैं स्ट्रिप वॉल्यूम बनाता हूँ, ऐड करता हूँ। स्ट्रिप में भी 2 to 32 हो सकती हैं, ठीक है। यहां मैं कर दें, इसे भी फॉर्मेट कर दें। ये आपके पास अब स्ट्रिप। अब आप इसमें एक चीज आपने नोटिस नहीं की, बल्कि आपने क्या नोटिस नहीं की, मैंने मेंशन नहीं की, वरना आप नोटिस कर लेते। मैं आपको विजिट दोबारा दिखाता हूँ। इसमें नोटिस करने वाली एक चीज थी कि क्योंकि ये आपका वॉल्यूम फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है, इसलिए जब मैं ये बना रहा था, दोबारा आए स्ट्रिप में, तो मैंने इसे कहा कि दोनों डिस्क ले लो। मैंने यहां से स्पेस दी इसे 500, इसने दोनों से 500 स्पेस ली और देखें टोटल करके आपको 1000 MB बता रहा है कि टोटल वॉल्यूम साइज इन मेगाबाइट्स क्या है, 1000 MB। बिकॉज अब इसमें कोई स्पेस ऐसी नहीं है जो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए यूज की गई है, क्योंकि ये आप स्ट्रिप वॉल्यूम बना रहे हैं, रेड लेवल 0 इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो रेड लेवल 0 में फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होती। जब फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होती तो स्पेस उसने बस ऐड कर दिया, खत्म कहानी, ठीक है। अब आप अगर एक्सप्लोरर में जाके देखें तो आपको एक, ये आपके सामने एच वॉल्यूम आप देख लें, इसका साइज क्या आ रहा है। मैंने 400 MB दिया था तो अप्रोक्सीमेटली ये 800 MB है, ठीक है। वो तो फॉर्मेट में जो स्पेस कंज्यूम हुई है 3-4 MB वो गायब हुई है। तो ये अब आपका फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है। अगर फॉल्ट टॉलरेंट होता तो स्पेस भी तो थोड़ी सी गायब होनी चाहिए। जैसे आप यहां देखें, ये एच वॉल्यूम जो है ये मेरा फॉल्ट नहीं, ये इसको देखें एफ है, आई थिंक, लेट मी चेक, ई, यस एफ, ये आपका एफ मिरर बना हुआ है। तो एफ का साइज आपको क्या दिखा रहा है, ये 500 MB अप्रोक्सीमेटली 500 MB, लेकिन एक्चुअली इसका साइज जो इसमें स्पेस कंज्यूम हुई है वो 500 MB ईच है। दोनों से इसने 500 MB लिया, यानी जो स्पेस एक्चुअली इसमें यूटिलाइज हुई है वो 1000 MB है। 500 MB फ्रॉम डिस्क 1 एंड 500 फ्रॉम डिस्क 2। लेकिन डाटा आप इस पे कितना रख सकते हैं, डाटा आप इस पे 1000 नहीं रख सकते, 500 रख सकते हैं, क्योंकि जब आप 500 रखेंगे तो उसे वो 2 टाइम्स रखेगा, एक डिस्क 1 पे एक डिस्क 2 पे, देन आपको फॉल्ट टॉलरेंस मिलेगी, ठीक है।
तो ये बेसिकली रेट लेवल्स जो इन टर्म्स ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। 0 भी हमने देख लिया, 1 भी, 5 भी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज हम स्लाइड्स पे चलते हैं। एनी क्वेश्चन? सर ये जो रेट 0 है, जी इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर ये सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है तो रियल टाइम में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है? जब आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, लेट्स से आपका एक फाइल सर्वर है, उस पर डाटा पड़ा हुआ है जो यूजर्स एक्सेस करते हैं फ्रीक्वेंटली, और आप चाहते हैं कि डिस्क एक्सेस टाइम इंक्रीज हो जाए ताकि यूजर जब उस डाटा को एक्सेस करे तो उसे इस रिस्पॉन्स स्पीडी मिले। देखें, जब आपके फाइल सर्वर डिजाइन हो रहे होते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे वेरिएबल्स का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे वेरिएबल्स मिलके ओवरऑल एक अच्छा इंपैक्ट देते हैं। तो आप एनआईसी भी ऐसे यूज करते हैं जो फुल डुप्लेक्स हो, ठीक है। आप अपने नेटवर्क मीडियम को भी अच्छा रखते हैं जो फाइल सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। आप उन कंप्यूटर्स के प्रोसेसर भी बेहतर लगाते हैं, क्योंकि जाहिर है जो आपका फाइल सर्वर है उसको एक ही वक्त में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, तो अगर परफॉर्मेंस का कोई इंपैक्ट आता है फाइल सर्वर पे तो वो रिजल्ट उसका नजर आएगा क्लाइंट साइड पे, सारे क्लाइंट सफर करेंगे। तो छोटे छोटे वेरिएबल जो हैं वो आप उनको ट्यून अप करते हैं। तो उसी में वन ऑफ दोज वेरिएबल्स जो परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वन ऑफ दोज वेरिएबल इज डिस्क एक्सेस टाइम। आपका जो डिस्क एक्सेस टाइम है वो कम हो जाएगा। खुद सोचा ना, एक 5 MB की फाइल है, उसे एक हेड रीड कर रहा है, सिंगल हेड। ऑन द अदर एंड वो 5 MB की फाइल 2 पीस में 2.5 एक डिस्क पे, 2.5 एक डिस्क पे, और दोनों का हेड एक वक्त में रीड कर रहा है। तो अब आप जाहिर है जो टाइम लगेगा वो 2.5 वाला लगेगा, 5 वाला नहीं लगेगा। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट योर डाटा ऑन स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, ठीक है। कि जहां पे ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे आपको एक्सेस टाइम इंक्रीज करना है, आप चाहते हैं आपको इंप्रूव्ड रिस्पांस मिले ऑन द क्लाइंट साइड, वहां पे आप इंप्लीमेंट कर देते हैं रेट 0 को। ठीक हो गया? ओके जी, हम आ जाते हैं अब आगे। और यहां तक हमने देखे विंडोज में जिनकी सपोर्ट है, लेकिन ये क्योंकि रेट लेवल डिस्कस कर रहा है तो इसने और भी डिस्कस कर दिए हैं जो हार्डवेयर लेवल पे होते हैं। रेट 6 जो है इसमें ये कॉम्बिनेशन है पैरिटी का, ठीक है, और इसमें मल्टीपल पैरिटीज यूज होती हैं। तो अगर इसमें 2 डिस्क भी फेल हो जाए तो आपका डाटा एक्सेस हो जाएगा। ब्लॉक लेवल स्ट्राइप सेट विद पैरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल डिस्क, ठीक है। आप ये देखें, इसमें डीपी, ये जो डीपी है ये खाली इसमें नहीं है, इधर भी आ रहा है डीपी, ठीक है। इसी तरह सीपी, ये सी की जो पैरिटी है वो खाली इस डिस्क पे नहीं है, इस पे भी है। बेसिकली पैरिटी होती है ना जिसकी वजह से डाटा रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। ये आपके सामने बीपी, ये पैरिटी खाली इस पे नहीं है, बीपी इधर भी आ रही है। इसी तरह एपी खाली इधर नहीं है, इधर भी है। तो अब अगर इफ सिंगल डिस्क गोज डाउन तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो तो हमें रेट 5 में भी मिल रहा था। लेकिन रेट 6 में एडवांटेज ये है कि इवन फेलियर ऑफ 2 डिस्क जो है उसको भी ये हैंडल कर लेगा। ये जनाब अगेन रेट 1+0 मिररिंग और स्ट्रिपिंग का कॉम्बिनेशन। ईच पेयर ऑफ डिस्क इज मिरर्ड, देन द मिरर डिस्क आर स्ट्रिप्ड। तो इसमें क्या होगा, आपको अलॉन्ग विथ फॉल्ट टॉलरेंस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी मिल जाएगी, ठीक है। पहले इसने ये मिरर किया, ये आपके सामने मिरर हुआ है, उसके बाद इसे स्ट्रिप कर दिया, ये आपके सामने स्ट्रिप हुआ है। और इसीलिए इसका नाम इसने रखा है रेट 1+0, क्योंकि जो रेट 1 है वो है मिररिंग और रेट जो 0 है वो है स्ट्रिपिंग। अच्छा जी, ये अब आपका लेसन 2 है और इसमें हमने क्या क्या करना है। सेलेक्टिंग अ पार्टीशन टेबल फॉर्मेट, पार्टीशन टेबल फॉर्मेट जो है इस पे बात होगी। उसके बाद सेलेक्टिंग अ डिस्क टाइप, आपके पास जो बेसिक और डायनेमिक डिस्क हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देन बात होगी सेलेक्टिंग अ फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम क्या होता है। देन आपके पास एक नया फाइल सिस्टम विंडोज 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ है, REFS, ठीक है, रेजिलिएंट फाइल सिस्टम। तो इस पे हम बात करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि 2012 में नया फीचर क्या है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, तो आप उसमें REFS भी कोट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट आर माउंट पॉइंट्स एंड लिंक्स, माउंट पॉइंट्स क्या होते हैं, लिंक्स क्या होते हैं, ये भी यूजफुल चीजें हैं, इन पे बात होगी। एंड देन डेमोन्स्ट्रेशन है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क है जिसमें हम माउंट पॉइंट्स बना के देखेंगे, आसान सी बात है। और एक्सटेंडिंग एंड श्रिंकिंग वॉल्यूम, इस पे भी डिस्कशन होगी। श्रिंक करते हुए आपने देख लिया, इस पे जो थ्योरी है वो हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले देख लें सेलेक्टिंग अ पार्टीशन टेबल फॉर्मेट। ये आपके पास 2 ऑप्शन है,
ट्रेडिशनली जो चीज यूज होती रही है वो तो MBR है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। GPT जो है वो GUI बेस्ड पार्टीशन टेबल है, और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका ट्रेडिशनल MBR फॉर्मेट है वो आपको मोर देन 4 प्राइमरी पार्टीशंस नहीं बनाने देता, बल्कि विंडोज 2012 में तो जब आप पार्टीशनिंग करते हैं तो वो आपको ऑप्शन देता ही नहीं। आपने एक चीज अगर नोटिस की हो, मैं दोबारा आऊं तो एक चीज नोटिस करने वाली है। मैं काम करता हूं, ये जो मैंने बनाया हुआ है इसे मैं करता हूं पहले डिलीट। एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, ये मैं डिलीट कर रहा हूं वॉल्यूम, जब मैं लास्ट वॉल्यूम डिलीट करूंगा तो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। आप डिस्क 1 को देखें, डिस्क 1 जो है उसकी इस वक्त टाइप ये आपको क्या नजर आ रही है, डायनामिक, ठीक है। और जो वॉल्यूम मैं डिलीट करने जा रहा हूं वो इस डिस्क का आखिरी वॉल्यूम है, यानी इस वॉल्यूम को डिलीट करने के बाद ये डिस्क जो है वो वॉल्यूम लेस हो जाएगी, ये सारी की सारी अनएलोकेटेड हो जाएगी। आपने अपनी नजरें रखनी है इस पे जो डायनामिक लिखा हुआ है। ये मैं वॉल्यूम डिलीट कर रहा हूं, आप देखें डायनामिक ही रहता है या चेंज हो जाता है। ये मैंने डिलीट किया, ये डायनामिक लिखा हुआ है, डिलीट हो रहा है, देखें क्या लिखा हुआ है, डायनामिक लिखा हुआ है, ये बेसिक हो गया, ठीक है। तो जब आप हार्ड डिस्क पर से तमाम वॉल्यूम्स डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, बेसिक में। और बेसिक डिस्क में वॉल्यूम नहीं बनते। कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप पूरा काम नहीं करते, आप हाफ वो ऑप्शन देख के वहीं पे आप जो है वो सोचते हैं कि नहीं पता नहीं सर ने गलत पढ़ा दिया। यहां आप राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन देखें यही आ रही हैं, सिंपल वॉल्यूम स्पैन, लेकिन आप बनाएं तो आप बनाएं और देखें क्या बनता है। ये मैं सिंपल वॉल्यूम बना रहा हूं, बेसिक डिस्क पे वॉल्यूम नहीं बनते, बेसिक डिस्क पे पार्टीशंस बनती हैं। मैं यहां साइज देता हूं 100 MB और नेक्स्ट करता हूं जनाब, फिनिश करता हूं। अब देखना है आपने कि क्या ये बना रहा है। देखें यहां भी क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम टाइप सिंपल वॉल्यूम, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या ये सिंपल वॉल्यूम बन रहा है। अगर ये सिंपल वॉल्यूम बन रहा है तो नीचे कलर स्कीम दी हुई है, ये आपकी कलर स्कीम है, इसे गौर से देख लें। आपके पास जो अनएलोकेटेड स्पेस है वो ब्लैक कलर में डिस्प्ले हो रही है, जैसे ये डिस्प्ले हो रही है। आपका जो सिंपल वॉल्यूम है वो ये जो भी कलर है इसमें डिस्प्ले हो रही है, बेज टाइप है, डार्क बेज कर लें, इस कलर में डिस्प्ले हो रही है। और प्राइमरी पार्टीशन डिस्प्ले होगी ब्लू कलर में। तो अब हम देख लेते हैं क्या बनाता है। यहां पे ब्लू कलर आता है या ये डार्क बेज कलर आता है जी। अब क्या कहते हैं, क्या बना है, प्राइमरी पार्टीशन बनी है, लिखा हुआ भी है प्राइमरी। तो आपने ये नहीं देखना कि आपको वो ऑप्शन क्या दे रहा है, वो ऑप्शन आपको सिंपल वॉल्यूम की ही देगा, ठीक है, लेकिन बनाएगा उसमें क्या, प्राइमरी पार्टीशन, ठीक है। ये मैं फिर बनाता हूं अगेन, आप देखें क्या बनता है, 100 MB प्राइमरी पार्टीशन। और आप एक और चीज नोटिस करें कि वो मुझे ऑप्शन भी नहीं दे रहा, अदरवाइज उससे मुझे ऑप्शन देनी चाहिए ना कि मैं प्राइमरी बना रहा हूं या एक्सटेंडेड, लेकिन वो मुझे ऑप्शन नहीं डिस्प्ले कर रहा। फिर मैं क्रिएट करता हूं 100 MB। अब ये याद रखना है आपने कि 4 से ज्यादा आप प्राइमरी नहीं बना सकते, बल्कि 4 से ज्यादा तो पार्टीशन ही नहीं बन सकती। आप अगर बेसिक डिस्क की बात करें तो बेसिक में 4 से ज्यादा पार्टीशन आप नहीं बना सकते। ये देखें, अब मैं एक और बनाता हूं, अब ये मुझे ऑप्शन देगा ही नहीं, लेकिन ये करेगा क्या, उसको खुद ही एक्सटेंडेड बना देगा, ठीक है। अगर ये साइज देता भी है, ये साइज जो आपने दिया ना ये एक्सटेंडेड पार्टीशन का नहीं है, ये एक्सटेंडेड पार्टीशन में बनने वाली पहली लॉजिकल ड्राइव का है। नेक्स्ट करें, फिनिश करें। अब देखें क्या होगा, ये सारी स्पेस यूज कर लेगा फॉर एक्सटेंडेड। ये देखें डार्क कलर जो है वो इंडिकेट कर रहा है एक्सटेंडेड पार्टीशन को, ये नीचे डार्क ग्रीन कलर इंडिकेट हो रहा है। ये डार्क ग्रीन जो बॉर्डर है ये है हमारी एक्सटेंडेड, और उसके अंदर ये लाइट ब्लू जो है वो मेरी लॉजिकल ड्राइव है। जो मैंने साइज दिया था वो एक्सटेंडेड का नहीं था, उसे खुद पता है कि बाकी स्पेस अगर बच गई तो वो जाया जाएगी, इसलिए उसने सारी स्पेस यूज कर ली है, और जो मैंने स्पेस दी थी उसका उसने लॉजिकल ड्राइव क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यू मे नॉट हैव मोर देन 4 ड्राइव्स ऑन बेसिक डिस्क एज लॉन्ग एज योर पार्टीशन फॉर्मेट इज, पार्टीशन स्टाइल इज MBR। ये आपके सामने पार्टीशन स्टाइल क्या, MBR। अब जरा एक काम करें, आप इसे कैंसिल करें, इसे डिलीट करें, ये मैं डिलीट कर रहा हूं, इसे भी डिलीट कर दें ताकि लॉजिकल डिलीट हो जाए। ये हो गया। अब मैं काम करता हूं, मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूं और मैं कहता हूं कन्वर्ट टू GPT, नहीं दे रहा ऑप्शन, खाली करें इसे,
बल्कि एक चीज मैं और करता हूं, मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट से, ताकि आपको मैसेज डिस्प्ले हो जाए, क्योंकि 4 प्राइमरी बन जाती हैं यहां से तो वो बनाने नहीं देता ना। लेकिन अगर आप कमांड लाइन से ही काम करें, आपके पास कमांड है एक डिस्क पार्ट, यही सेम टास्क उससे भी परफॉर्म हो सकती है। मैं कहता हूं सेलेक्ट डिस्क 1, ये मैंने डिस्क 1 सेलेक्ट कर ली, ये डिस्क 1, और मैं इसे कहता हूं क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी साइज 100। अब ये बना देगा, क्योंकि कमांड लाइन से तो उसने बना देनी है। अगर मैं यहां पे करूं लिस्ट पार्टीशन तो 4 प्राइमरी नजर आ रही होंगी, लेकिन अब अगर मैं दोबारा कमांड देता हूं तो इसे एरर देना चाहिए। ये देखें, वजह क्या है? वजह यह है कि ये अब नहीं बना सकती, क्योंकि 4 पूरी हो गई। अब आप एक काम करें, डिलीट करें इसे। कॉन्सेप्ट जो है ना, वो प्रैक्टिकल के साथ अगर बनाएं तो बहुत मजबूत कॉन्सेप्ट होता है, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्पेशली जहां मुमकिन हो। मैं अब इसे कन्वर्ट करता हूं, कन्वर्ट टू जीपीटी। अब आप डिफरेंस देखिएगा, ये कन्वर्ट होगी जीपीटी में। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये अब आपको टाइप क्या दिखा रहा है, पार्टीशन स्टाइल GUID पार्टीशन टेबल, ये जीपीटी फॉर्मेट है। अब आप इसमें बनाएं मोर देन 1 प्राइमरी। ये जी पहली बनी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 बनाते बनते जाएंगे। वजह क्या है कि आपने इसे कन्वर्ट कर दिया है पार्टीशन टेबल में। अब अगर मैं आपको इसकी जो रियलिटी है उसमें लेके जाऊं, तो रियलिटी इसकी ये है कि जो आपका MBR है वो, बल्कि ये थोड़ा सा आगे, अभी इसमें मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बात को इतना बिखेरते हैं जो हम समझ सकें। अभी आप थोड़ा सा स्लाइड स्पेसिफिक रहें। सेलेक्टिंग अ पार्टीशन टेबल फॉर्मेट, MBR में क्या कहता है, स्टैंडर्ड पार्टीशन टेबल फॉर्मेट सिंस अर्ली 1980s। ट्रेडिशनल है, हमेशा से MBR ही होता था। जब हम fdisk यूज करते थे तो उस जमाने में हम कमांड एक देते थे, fdisk/MBR टू कॉपी MBR onto the hard disk। ठीक है, बहरहाल ये ओल्ड डेज की बात है। सपोर्ट्स अ मैक्सिमम ऑफ 4 प्राइमरी पार्टीशन पर ड्राइव, कैन पार्टीशन अ डिस्क अप टू 2 टेराबाइट। ठीक है, 2 टेराबाइट तक ये ले जा सकता है। टेराबाइट जो है वो गीगाबाइट के बाद आती है। ठीक है, उसके बाद जीपीटी में क्या कहता है, जीपीटी इज द सक्सेसर ऑफ MBR पार्टीशन टेबल फॉर्मेट। ठीक है, सपोर्ट्स अ मैक्सिमम ऑफ 128 पार्टीशंस पर ड्राइव। एक तो ये सक्सेसर है, जीपीटी जो है प्रेडिसेसर, MBR प्रेडिसेसर था, उसको इसने रिप्लेस किया है, MBR से ज्यादा एडवांस है। 128 पार्टीशंस आप इसमें बना सकते हैं। भी आपने देखा है मैंने प्राइमरी कितनी सारी बनाई, उसने बनाने दी। अच्छा, कैन पार्टीशन अ डिस्क अप टू 18 एक्साबाइट। एक्साबाइट जो है वो टेराबाइट से भी बड़ी होती है, बल्कि एक्साबाइट और टेराबाइट के दरमियान में पेटाबाइट भी होती है। ठीक है, यानी 1000 MB 1024 MB is equal to 1 gigabyte, 1024 gigabyte is equal to terabyte, 1024 terabyte is equal to petabyte, and 1024 petabyte is equal to 1 exabyte। ठीक है, तो इसमें यानी इतना साइज तक हो सकता है। यूज MBR फॉर डिस्क स्मॉलर देन 2 टेराबाइट और यूज जीपीटी फॉर डिस्क लार्जर देन 2 टेराबाइट। ये आपको उसने जर्नल रूल ऑफ थंब बता दिया कि अगर आपकी हार्ड डिस्क का साइज है वो 2 टेराबाइट तक है तो देन गो फॉर MBR, अदरवाइज अगर इससे बड़ी है तो जीपीटी ज्यादा सूटेबल है। जी, सेलेक्टिंग अ डिस्क टाइप, ये देख लें। अभी आपने देखा मैंने बेसिक थी उसको कन्वर्ट किया डायनेमिक में। बेसिक में पार्टीशंस बनती हैं, डायनेमिक डिस्क में आप वॉल्यूम्स बनाते हैं। ठीक है, जो बातें ये कह रहा है वो भी पढ़ लें। डिस्क इनिशियलाइज्ड फॉर, बल्कि यहां मैं कुछ बातें लिख देता हूं, आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी। देखें, बेसिक जो डिस्क है, ठीक है, इसमें आप क्या बना सकते हैं, प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड प्राइमरी कितनी बनेंगी, अप टू 4। लेकिन ये याद रखिएगा, डिपेंडिंग ऑन पार्टीशन स्टाइल। अगर आप इसमें वो बन कर देते हैं, जीपीटी कर देते हैं, फिर ज्यादा हो जाएंगी।
एक्सटेंडेड कितनी बनेंगी, या तो होगी ही नहीं या एक होगी, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंडेड के अंदर क्या होती है, लॉजिकल ड्राइव्स होती हैं, ठीक है, कितनी, जितनी बनाना चाहें। ये तो होगी कहानी किसकी, बेसिक डिस्क की। अब जब आप डायनेमिक डिस्क में आते हैं तो डायनेमिक डिस्क हमें क्या देती है, हमें सिंपल वॉल्यूम देती है, ठीक है, हमें स्पैंड, अच्छा हाँ हमने स्पैंड वॉल्यूम नहीं बना के देखा, स्लाइड्स में नहीं था इसलिए हमने देखा भी नहीं, ये भी देख लेते हैं। स्ट्रिप्ड वॉल्यूम देती है, ये हमने देख लिया, इसको हम रेट 0 भी कहते हैं। हमें मिरर्ड वॉल्यूम भी देती है जिसको हम रेट 1 भी कहते हैं, और हमें रेट 5 वॉल्यूम भी देती है जिसका नाम स्ट्राइप सेट या स्ट्राइप वॉल्यूम विद पैरिटी है, ठीक है। ये आपके पास डायनेमिक डिस्क में, और इसमें याद रखिएगा कि जो सिंपल वॉल्यूम है वो बनेगा ओनली 1 डायनेमिक डिस्क, ठीक है, लेकिन जो स्पैंड वॉल्यूम है वो 2 to 32 डायनेमिक डिस्क में आप बना सकते हैं। ये बनेगा मिरर्ड वॉल्यूम ओनली 2 डायनेमिक डिस्क, और रेट 5 वॉल्यूम सॉरी ये भी 2 to 32 है, ये तो स्ट्रिप्ड वॉल्यूम है, 2 to 32 हो गया। हाँ, यहाँ पे आएगा ओनली 2 डायनेमिक डिस्क, और जो हमारे पास रेट 5 वॉल्यूम है इसकी जो क्रिएशन है वो 3 to 32 डायनेमिक डिस्क, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिख दिया है, आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, आप इसको करते हुए जो है कंसल्ट कर लेंगे तो ये बातें याद रहेंगी। हमने स्पैंड नहीं बना के देखा, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। स्पैंड वॉल्यूम अनइक्वल स्पेसेस को मिला लेता है, ठीक है, ना इसमें आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलती है, ना फॉल्ट टॉलरेंस मिलती है। अभी जब हम वर्चुअल मशीन पे दोबारा जाएंगे तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा। बस इसमें फायदा ये होता है कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते थे, आपके पास 2 डिस्क थी, ठीक है, मैं केस स्टडी आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास डिस्क 0 में स्पेस अवेलेबल थी 700 MB, और डिस्क 1 में आपके पास स्पेस अवेलेबल थी 1000 MB। आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे जो रिक्वायर करता था स्पेस 1400 MB। अब 1400 MB आपके पास ना तो डिस्क 0 पे है ना डिस्क 1 पे है, लेकिन अगर ये दोनों स्पेसेस मिल जाएं तो फिर आपके पास वो 1200 MB की जो स्पेस है वो मिल जाती है। तो बेसिकली यही आपको ये बेनिफिट देता है कि जो स्कैटर्ड अनइक्वल स्पेसेस हैं उन्हें मिला के 1 लार्ज वॉल्यूम बना देता है। बना लें यहाँ पे, ये लें जी, मैं स्पैंड भी बना देता हूँ आपको। न्यू स्पैंड वॉल्यूम, मैं कहता हूँ डिस्क 0 डिस्क 1 को ऐड करो, 0 से ले लो 100 और 1 से ले लो 200, टोटल हो गया 300। ये जी बन गया स्पैंड वॉल्यूम। यस कर दे, वो कह रहे हैं जो तुम काम करने जा रहे हो उसके लिए वो डिस्क को कन्वर्ट करेगा डायनेमिक में। जाहिर है स्पैंड भी डायनेमिक के लिए, तो ये 1 को 1 बेसिक थी, सब कन्वर्ट कर देगा। और एक कलर आपको एक्स्ट्रा नजर आ जाएगा इसमें, ये 200 MB और यहाँ से 100 लेके ये इसने स्पैंड वॉल्यूम बनाया, ठीक है। उसी तरह इसका भी ड्राइव रेडियस जो है वो होगा सेम, ठीक है। लेकिन जो बात याद रखने वाली है वो क्या है, स्पैंड वॉल्यूम ना तो फॉल्ट टॉलरेंस देता, ना ही स्पैंड वॉल्यूम रिडंडेंसी हमें ना ही स्पैंड वॉल्यूम हमें इम्प्रूव परफॉर्मेंस देता। अगर एक डिस्क फेल हो गई तो सारा वॉल्यूम गया, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी नहीं देता। फिर अगर आप क्वेश्चन करेंगे फिर देता क्या है, ये तो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था और स्पेस अवेलेबल नहीं थी किसी एक डिस्क पे, तो मिला के मैंने एक बड़ा वॉल्यूम बना दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है। ये आपके वॉल्यूम मैंने सारे करवा दिए। ओके जी, से मिनिमाइज करें, बात पे वापस आते हैं हम। ये कहां पे थे, यस, बेसिक डिस्क में आपको बताया डिस्क इनिशियलाइज्ड फॉर बेसिक स्टोरेज, द डिफॉल्ट स्टोरेज फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। डायनेमिक डिस्क जो है कैन बी मॉडिफाइड विदाउट रीस्टार्टिंग विंडोज। ये आपने देखा है, पहले जब डायनेमिक में कन्वर्ट करते थे, अगर आपने विंडोज 2003 में काम किया हो, 8 में भी ये इशू खत्म हो गया था,
लेकिन विंडोज 2003 में अगर आप डिस्क 0 को कन्वर्ट करें तो सिस्टम रीबूट होता था, ठीक है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ये एनहांसमेंट की 2008 में, और 12 में भी अवेलेबल है कि अगर आप इवन डिस्क 0 को आप कन्वर्ट करें तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीबूट योर सिस्टम। उसके बाद प्रोवाइड सेवरल ऑप्शंस फॉर कॉन्फ़िगरिंग वॉल्यूम्स, वो सेवरल ऑप्शंस आपने देख ली, सिंपल वॉल्यूम है, स्पैंड है, स्ट्रिप्ड है, रेट 5 है, मिरर है, ये सारी चॉइसेस हैं जो डायनेमिक डिस्क में अवेलेबल है। कौन सी ऑप्शन आप चूज करेंगे डिपेंड करता है कि आप फॉल्ट टॉलरेंस अचीव करना चाहते हैं, आप इंप्रूव परफॉर्मेंस अचीव करना चाहते हैं, या यू जस्ट नीड लार्ज वॉल्यूम सपोर्ट जो कि हम स्पैंड में करते हैं। तो जो बिजनेस केस होगा उसको मीट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने आपको चॉइसेस दे दी हैं। देन डिस्क वॉल्यूम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड a system volume for hardware specific files that are required to start the server, ठीक है। ये आपका वो वॉल्यूम होता है जिसमें बूट फाइल्स पड़ी हैं, जिसमें बूट प्रोग्राम पड़ा हुआ है, ठीक है। और अब बूट वॉल्यूम फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, देखें ये उल्टा हिसाब है, जब मैंने कह दिया उल्टा है तो अब आपने इसे उल्टे के साथ ही याद रखना है। जो आपका सिस्टम पार्टीशन होती है, जो आपका सिस्टम वॉल्यूम होता है, उस पर बूट फाइल्स होती है, और जो आपका बूट वॉल्यूम होता है, जो जिसे हम बूट पार्टीशन कहते थे पहले, उस पर सिस्टम फाइल्स होती हैं। सिस्टम फाइल्स का मतलब है विंडोज फोल्डर, और बूट पार्टीशन का जो मतलब है वो आपका बूट प्रोग्राम्स है, ठीक है। अब तो बूट कॉन्फ़िगरेशन डाटा होता है, अगर ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, 2003 है फॉर एग्जांपल, तो उसमें हमारे पास एंटी लोडर, बूट डॉट ini, एंटी डिटेक्ट डॉट कॉम, बूट सेक्ट डॉट डॉस और एंटी बूट dd डॉट sys, ये 5 फाइलें होती थी। लेकिन अब आपके पास बूट कॉन्फ़िगरेशन डाटा होता है। विंडोज 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने बूट प्रोसीजर चेंज कर दिया था, तो अब ये फाइल्स नहीं होती बल्कि बूट कॉन्फ़िगरेशन डाटा होता है। तो चलें आप बूट कॉन्फ़िगरेशन डाटा कहें या बूट फाइल्स कहें, ये जिस ड्राइव पे पड़ा होगा उसको आप बूट वॉल्यूम नहीं कहेंगे, उसको आप कहेंगे सिस्टम वॉल्यूम। और अगर दोनों चीजें सेम में पड़ी हुई हैं, ये भी तो पॉसिबल है कि मेरा बूट प्रोग्राम भी सी ड्राइव पे है और मेरी जो क्या कहते हैं विंडोज डायरेक्टरी है वो भी सी ड्राइव पे पड़ी है, तो उस केस में इसका जो नाम होगा वो आपको डिस्क मैनेजमेंट में खाली सिस्टम लिखा हुआ नजर आएगा। आप डिस्क मैनेजमेंट में देखें ना, ये चीज डिस्प्ले हो रही होती है, ये देखें क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, सिस्टम। अब मेरे पास बेसिकली ये इसे देख लें, ये ड्राइव देखें, बूट, पेज फाइल और क्रैश डंप, ठीक है। तो इसी तरह अब जाहिर है इसमें तो मेरे पास डिफरेंट पे था इसलिए उसने कन्वे कर दिया है, और अगर मैं एक ही पे दोनों चीजें कॉपी कर दूं तो खाली सिस्टम लिखा हुआ नजर आता, फिर बूट नहीं लिखा हुआ नजर आता, ठीक है। हाँ ये है कि 2008 में वो कॉमे के साथ सारी ऑप्शंस दे रहा है, तो आई बिलीव इसमें आपको शायद बूट कॉमा सिस्टम दे दे। अच्छा एक चीज मैं आपको सिस्टम प्राइमरी पार्टीशन के रेफरेंस से बताना भूल गया, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अब मेरे जहन में आया जब ये मैंने बूट वाली बात की है। कहीं ये आप में से किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया मुझसे कि एक्चुअली प्राइमरी में और एक्सटेंडेड में फर्क क्या है, आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए था, फिर आपको इसका आंसर मिल जाता। तो अब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट से बनानी पड़ेगी क्योंकि ये तो प्राइमरी ही बनाता जाएगा। तो डिस्क 2 पे मैं काम करता हूं, मैं इसे कहता हूं सेलेक्ट डिस्क 2, ठीक है, क्रिएट पार्टीशन, फिर मैंने एक और प्राइमरी बना दी और उसके बाद मैं कहता हूं एक्सटेंडेड, ये लें जी। अब आप इसे देखें, फर्क इसका अब आपने समझ रहे हैं, ये आपके पास प्राइमरी है, इसके अंदर एक लॉजिकल भी बना दें, ये लें जी, लॉजिकल भी बन जाती है इसके अंदर। अब आप जरा राइट क्लिक करें और देखें मार्क पार्टीशन एक्टिव की ऑप्शन किस किस वॉल्यूम पे आ रही है, और देन आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक्टिव मार्क करने का मतलब क्या होता है। अगर आपने डॉस के जमाने से स्टार्ट लिया होता ना आईटी में, तो ये बातें वैसे ही आपको पता होती हैं। राइट क्लिक करें, देखें यहाँ पे हमारे पास मार्क एक्टिव की ऑप्शन नहीं है, यहाँ राइट क्लिक करें, ये देखें क्या लिखा हुआ है, किधर गई ऑप्शन, ओहो सॉरी, ये तो बड़ा गंदा काम किया इसने, दोबारा ओपन करें।
ये जितनी भी हमने बनाई थी ना, जब आप कमांड प्रॉम्प्ट से बनाते हैं ना, याद रखिएगा वो ऑप्शन नहीं देता, आपको अलहदा से कमांड देके फॉर्मेट करना पड़ता है, वो खुद आपको चॉइस नहीं देगा। ठीक है यार, जान छोड़ दो आप। पता नहीं कितनी, मेरा ख्याल है 4 मैंने बनाई थी। ठीक है, अब कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज कर दें। ओहो, अभी भी 2 हैं। साइज कितने, कैंसिल करें जी, जान छुड़ाएं। अब इधर आए आप जरा, ये आपके पास ये 3 ड्राइव्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ राइट क्लिक करें और ये देखें क्या लिखा हुआ है, मार्क पार्टीशन एज एक्टिव। अभी आप यहाँ राइट क्लिक करें, इधर भी ऑप्शन आएगी मार्क पार्टीशन एज एक्टिव, लेकिन ये ऑप्शन लॉजिकल ड्राइव पे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि जो एक्टिव पार्टीशन का मतलब होता है जिसपे बूट प्रोग्राम पड़ा हुआ है। तो आप किसी पार्टीशन को एक्टिव उस वक्त कर सकते हैं जब वो प्राइमरी हो, अगर वो प्राइमरी नहीं है तो वो एक्टिव नहीं हो सकती। एक्टिव बनने के लिए प्राइमरी होना जरूरी है। एक्सटेंडेड ड्राइव को आप एक्टिव नहीं बना सकते, बूट प्रोग्राम आपका लॉजिकल ड्राइव पे लोड नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन किसी पे भी हो सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, प्राइमरी पे कर लें एक्सटेंडेड पे कर लें, लेकिन बूट प्रोग्राम की जो प्लेसमेंट है वो सिर्फ प्राइमरी पे होगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी आगे आपसे रिपीट कर लीजिएगा। ओके, डायनामिक डिस्मिस ने बता दिया, बी मॉडिफाइड विदाउट रीस्टार्टिंग, ये भी बात होगी। डिस्क वॉल्यूम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड, ये भी बात होगी। हाँ जी, ये सारी बातें होगी, आगे आ जाएं। सिलेक्टिंग अ फाइल सिस्टम देख लें, फैट है, एनटीएफएस है, आरईएफएस है। फैट क्या है, बेसिक फाइल सिस्टम है, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम इसे सपोर्ट करते हैं, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। पार्टीशन साइज में इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, बड़ा वॉल्यूम अगर है तो वो फैट उसमें यूज नहीं हो सकता, 2 पावर x का रूल है और उस रूल के तहत आप चेक कर सकते हैं। फैट 32 जो है, इसमें फैट के मुकाबले में तो बड़ा वॉल्यूम बन जाएगा, लेकिन अगेन 32 GB से बड़ा आप नहीं बना सकेंगे। एक्स फैट भी होता था जो आपकी फ्लैश ड्राइव्स के लिए है। ठीक है, जो रिमूवेबल ड्राइव्स आप अटैच करते हैं उस पर एक्सटेंडेड फैट होता है। एनटीएफएस जो है उसमें ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं, मेटा डाटा की ऑप्शन है, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रखता है, ऑडिटिंग है, जर्नलिंग है, सिक्योरिटी है। इसने ये फॉर एग्जांपल 3 लिख दी हैं, चीजें और भी ज्यादा हैं। आपके पास कंप्रेशन एनटीएफएस में है, इंक्रिप्शन एनटीएफएस में है, शेडो फाइल्स एनटीएफएस में है, और क्या बताऊं, और आपके पास इंक्रिप्शन भी एनटीएफएस में है, माउंट पॉइंट्स भी एनटीएफएस में है। तो एनटीएफएस के फीचर्स बहुत सारे हैं और सबसे जो मजेदार इसमें चीज आपको मिलती है वो ये कि ये स्पेस को प्रॉपर तरीके से यूज करता है, इसलिए जो एनटीएफएस बेस्ड ड्राइव है उसके फ्रेगमेंट होने में भी टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, और सेकेंडली क्योंकि इसमें फाइल लेवल सिक्योरिटी है, इसलिए वायरस के अटैक के चांसेस उस फाइल पे कम होते हैं जो एनटीएफएस वॉल्यूम पे पड़ी हुई है। ठीक है, ये भी डिफरेंस याद रखिएगा। और आरईएफएस नई चीज है, 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इसकी एनटीएफएस के साथ है। उसके बाद इनहांस डाटा वेरिफिकेशन एंड एरर करेक्शन है और सपोर्ट फॉर लार्जर फाइल्स, डायरेक्टरीज एंड वॉल्यूम्स। रेजिलिएंट का मतलब होता है जिसमें सेल्फ हीलिंग हो, जो खुद से अपने आप को रिपेयर कर सके, ठीक कर सके। तो अगर इन्होंने नाम इसका रखा है रेजिलिएंट फाइल सिस्टम, तो इसमें डेफिनेटली इसकी जो एरर वेरिफिकेशन और एरर करेक्शन है उसकी वजह से इसका नाम रेजिलिएंट फाइल सिस्टम रखा होगा, क्योंकि और कोई वजह नहीं बनती। रेजिलियंसी मींस सेल्फ हील अप, तो सेल्फ हील अप की जो बात है वो एरर वेरिफिकेशन उसी में नजर आती है। ये जनाब आरईएफएस के सेपरेटली इसने फीचर्स लिख दिए हैं। आरईएफएस इज अ न्यू फाइल सिस्टम दैट इज बिल्ड। जी क्वेश्चन, किसी ने क्वेश्चन करना है? माइक ऑन हुआ है। नहीं, एक्चुअली आपकी सर वॉइस चली गई थी। सर आपकी अच्छा, हाँ वॉइस जी। कितनी देर के लिए? पिछले 2-3 मिनट से आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, किस स्लाइड पे थे हम? तो मुझे तो स्लाइड भी नजर आ रही। आपको इस वक्त क्या स्लाइड नजर आ रही है? ये हो जाता है समटाइम। इस वक्त उस्मान, इस वक्त आपको कौन सी स्लाइड याद नजर आ रही है? सर मुझे कोई स्लाइड नहीं नजर आ रही, मुझे बस लिखा आ रहा है एमसीएसई 410 यूनिट 9। अच्छा, 1 मिनट रुके। सर मुझे नजर आ गया, व्हाट इज आरईएफएस? अच्छा ठीक है,
नहीं कोई मसला नहीं है, हो सकता है आपके एंड में इशू हो, लेकिन जाहिर है हमने ये देखना है ना कि सर आवाज आपकी आपकी आवाज ब्रेक हुई थी जब अभी आप स्लाइड्स पे नहीं थे, अभी आप पार्टीशंस पे बात कर रहे थे। अच्छा मैं वो निकाल लेता हूँ ना स्लाइड। आप अब मुझे बताइएगा, अब स्क्रीन बताएं सबको नजर आ रही है? आ रही है। ठीक है, क्या नजर आ रहा है? जी आ रही है। स्लाइड का What is टाइटल our- पढ़िएगा उस्मान। व्हाट इज REFS? अच्छा ओके, व्हाट इज REFS हो गया। इससे पहले जब स्क्रीन स्टक हुई है या गायब हुई है, उससे पहले ये वाली स्लाइड थी, देखें। नहीं सर, अच्छा इससे भी पहले थे, ये थी आखिरी स्लाइड। मुझे बेसिक बताएं ना कौन सी स्टोरी। देखी थी आपने, ताकि उससे ऑनवर्ड्स मैं आपको सर बता इससे भी पीछे जाएं, इससे भी पीछे जाएं, जी ये थी। यहाँ पे थे सर। अच्छा जी जी चलें, सर। ये हो गई थी या ये भी डिस्कस करूं? सर ये आप कर रहे थे G8, इस बल्कि ये भी नहीं कर रहे थे आप स्लाइड डिस्कस, आप वो उस पे गए हुए थे डिस्क मैनेजमेंट के अंदर, वहां पे आप वॉल्यूम्स बता रहे थे। ठीक है, नहीं लेकिन स्लाइड में कौन सी स्लाइड थी, उससे मुझे अंदाजा स्लाइड हो में जाएगा ना। यही थी। यही थी। ये स्लाइड डिस्कस हो गई थी सर, एक्चुअली वो नेक्स्ट स्लाइड है इससे। ये यहां से मैं कर लूं रिपीट? जी बताएं मुझे। जी उस्मान यहां से कर दूं? हेलो। फिर कर देंगे, मेरे ख्याल में ये आधी से ज्यादा तो होगी। अच्छा चलें सही है। ओके जी, बेसिक डिस्क थी और डायनेमिक डिस्क थी। बेसिक डिस्क में आपके पास पार्टीशंस होती हैं, डायनेमिक डिस्क में वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है। और बेसिक डिस्क में आप प्राइमरी और एक्सटेंडेड और लॉजिकल ड्राइव्स बना सकते हैं। जो डायनेमिक डिस्क है उसमें आपके पास प्राइमरी और एक्सटेंडेड नहीं होती, बल्कि सिंपल वॉल्यूम, स्पैंड वॉल्यूम, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, रेट 5 वॉल्यूम और मिरर्ड वॉल्यूम होते हैं। ये मैंने इसमें लिखे थे, नहीं ये नहीं, यस यहाँ मैंने लिखे थे और ये आ जाएंगे वीडियो में, ताकि आप देख सकें। ये डायनामिक डिस्क में जो चीज़ें बन सकती हैं वो लिखी हुई हैं, और ये जो बेसिक में आप बना सकते हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपको बता रहा है डिस्क वॉल्यूम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड अ सिस्टम वॉल्यूम फॉर हार्डवेयर स्पेसिफिक फाइल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द सर्वर। आपका जो सिस्टम वॉल्यूम है उस पर बूट फाइल्स होती हैं, और जो आपका बूट वॉल्यूम है उसमें सिस्टम फाइल्स होती हैं जो सिस्टम को बूट करवाती हैं। ये इसको याद रखने का तरीका ये कि ये उल्टा है। जो सिस्टम पार्टीशन है उस पर बूट फाइल्स हैं, और जो बूट पार्टीशन है उसमें सिस्टम फाइल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद मैंने फाइल सिस्टम की डिस्कशन की थी कि फैट है, NTFS है और REFS है। फैट जो है वो ओल्ड फाइल सिस्टम है, इसमें बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है, तमाम जो प्रीवियस OS हैं उनकी सपोर्ट है, और लेकिन लार्ज वॉल्यूम्स को सपोर्ट नहीं करता। NTFS जो है इसमें ज़्यादा एडवांसमेंट है, इसमें आपको मेटा डाटा मिलता है, ऑडिटिंग है, जर्नलिंग है, सिक्योरिटी है, इंक्रिप्शन है, कंप्रेशन है, शेडो फाइल्स है, माउंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये फैट जो है वो जो ब्लॉक साइज रखता है ना, क्लस्टर साइज, वो वेरिएबल है उसमें फैट में। अगर आपकी बड़ी पार्टीशन है तो क्लस्टर बड़ा होगा, छोटी पार्टीशन है तो क्लस्टर छोटा होगा। लेकिन NTFS इस तरह नहीं करता है, NTFS में फिक्स ब्लॉक साइज होते हैं, तो NTFS के जो फ्रेगमेंट होने के चांसेस हैं वो फैट से कम होते हैं। दूसरी बात जो मैंने बताई थी वो ये कि अगर NTFS वॉल्यूम पे कोई फाइल पड़ी है तो उस पर वायरस के अटैक के चांसेस फैट से कम हैं, बिकॉज ऑफ फाइल लेवल सिक्योरिटी, जो लोकल सिक्योरिटी होती है। REFS नया फाइल सिस्टम है, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है इसकी NTFS के साथ। उसके बाद इसमें एरर वेरिफिकेशन और एरर करेक्शन है। REFS स्टैंड्स फॉर रेजिलियंट फाइल सिस्टम, और रेजिलियंसी इसी चीज को कहते हैं, सेल्फ रिपेयर को, कि कोई चीज खुद से हील अप हो सके। तो इसीलिए इसका नाम REFS रखा गया, बिकॉज ऑफ डाटा वेरिफिकेशन एंड एरर करेक्शन। उसके बाद सपोर्ट फॉर लार्जर फाइल्स है इसमें, डायरेक्टरीज और वॉल्यूम्स की। तो ये अगली स्लाइड में REFS की मजीद डिटेल्स आपको बता रहा है, यहीं पे हम ब्रेक लगाएंगे। REFS इज अ न्यू फाइल सिस्टम दैट इज बिल्ड इनटू विंडोज सर्वर 2012। एडवांटेजेस क्या हैं? मेटा डाटा इंटेग्रिटी विद चेकसम्स, आपका जो डाटा होता है उसकी वेरिफिकेशन ये कर लेता है, सादा लफ्जों में ये बात है। इंटेग्रिटी स्ट्रीम्स विद यूजर डाटा इंटेग्रिटी, ठीक है, डाटा की इंटेग्रिटी का ख्याल रखता है।
इसमें अब हम फाइल लेवल जो कह लें एम्बिग्विटीज आती हैं वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो बात बहुत फैल जाएगी। बस आप ये याद रखें डाटा को सही हालत में रखता है। एलोकेशन ऑन राइट ट्रांजैक्शनल मॉडल, ठीक है, राइट ट्रांजैक्शनल मॉडल एलोकेट करता है। लार्जर वॉल्यूम सपोर्ट है, स्टोरेज पूलिंग है, वर्चुअलाइजेशन है, डाटा स्ट्रिपिंग है, इंटरनली होती है।